अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मज और पाक व्हील्स बाइक रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं यह है ईवी की जेन जी। इससे पहले हमने ईवी C1, C1 एयर और C1 प्रो का आप लोगों के लिए रिव्यू किया था, लेकिन जेन जी के लोग जो मेरी उम्र के लोग हैं उन सबकी जो है ख्वाहिश ये थी कि हमारी जो प्रोडक्ट ईवी की तरफ से आई है जेन जी के नाम से उसका रिव्यू किया जाए। सो इस प्रोडक्ट का नाम जेन जी जैसे कि सजेस्ट करता है, ये बेसिकली जेन जी जो है उनके लिए बनाई गई है और इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अर्ली अडाप्टर्स के लिए इस प्रोडक्ट को बड़ा सूटेबल बनाती हैं। ना सिर्फ अडाप्टर्स के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए जो कि इस बारे में परेशान होते हैं कि बच्चे जब नई नई बाइक चलाना सीखते हैं तो अगर उनके हाथ में कोई बहुत पावरफुल मशीन आ जाए वो, या हमारे यहाँ पे कई जो साहिब अकल लोग हैं वो इस बारे में बहुत परेशान रहते हैं कि लोग वन व्हीलिंग नहीं करें, तो इसमें वन व्हीलिंग भी नहीं हो सकती, इसमें ऑटोमेटिक गियर्स हैं। तो हर लिहाज से अर्ली अडॉप्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट जो है बड़ी सूटेबल है। और इस प्रोडक्ट का रिव्यू शुरू करने से पहले हम आपको इसका वॉक अराउंड देते हैं। सो अगर इसकी लुक्स की बात करें तो जो अर्ली मॉडल्स हैं उनसे बड़े डिफ्रेंशिएट किया, खास तौर पे गोल्डन जो है ना एक्सेंट पूरी बाइक के ऊपर आपको कई जगह नज़र आएगा। फ्रंट लुक की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको DRL नज़र आएगी। इसके अलावा ये गोल्डन एक्सेंट जिसका मैंने जिक्र किया ये आपको नीचे नज़र आएगा। उसके नीचे पार्किंग लैंप्स हैं, ये हेडलाइट्स हैं। उसके साथ ही यहाँ पे एक रन स्कूटर का जो है बैजिंग चल रही है। आई थिंक अगेन दिस होल डिज़ाइनिंग जो इसकी पूरी डिज़ाइन फिलॉसफी है वो जेन जी को जहन में रख के बनाई गई है। इसके जो अलॉयज़ हैं फ्रंट रेयर दोनों बहुत खूबसूरत हैं, मैट ब्लैक फिनिश के अंदर हैं। और ये जो आपके सामने बाकी पूरी बाइक है दैट इज़ ग्लॉसी ब्लैक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन। साइड पे अगर आप आ जाएंगे तो साइड पे भी आपको गोल्डन एक्सेंट मिलेंगे, साथ ही जेन जी की बैजिंग है। इसके अलावा साइड के ऊपर आपको ये नज़र आएंगे रिफ्लेक्टर, पीछे भी रिफ्लेक्टर हैं, बैक लाइट नज़र आ रही है और बैक लाइट जो है वो बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल से इसकी बैक लाइट जो मैं C1 एयर यूज़ करता हूँ उससे ज़्यादा खूबसूरत है। सो ओवरऑल लुक्स के अंदर ये बाइक जो है ये मतलब अपने आप को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम C1 एयर एंड C1 प्रो। वो जो तीनों मॉडल हैं वो तकरीबन अगर आप दूर से देखें तो आप बता सकते थे कि एक ही फैमिली के हैं, बट दिस बाइक जेन जी जो है ये ख़ास तौर पर डिज़ाइन की गई है कीपिंग इन द माइंड द टेस्ट एंड एस्थेटिक्स ऑफ जेन जी। सो ये है इसका एक वॉक अराउंड। अगर हम यहाँ पे देख लें तो इसके स्टीयरिंग पे आपको दिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मौजूद हैं क्योंकि इसके अंदर 3 स्पीड्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये इसको बता रहा है कि ये कौन से गियर में इस टाइम पे बाइक है, 1, 2 एंड 3 आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी पार्किंग में मौजूद है, ये इसका मीटर है, ये बैटरी इंडिकेटर है। अच्छा, बैटरी इंडिकेटर के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि शायद ये रेड है तो डेड है। ये पूरा शो कर रहा है, जब ये आहिस्ता आहिस्ता बार्स कम होते हैं और एंड पे रेड होगा, रेड के बाद जिस तरह फ्यूल की लाइट ऑरेंज ब्लिंक करती है वो ब्लिंक करेगा। स्टीयरिंग कंट्रोल की बात हो रही थी, यहाँ पे हॉर्न आ गया, इस साइड पे आपकी हेडलाइट्स के बटन आ गए। सो एक और चीज़ इसमें बड़े मज़े की है जो कि मेरे ख्याल है बाइक्स में जनरली नहीं होती, दैट इज़ अ रिवर्स गियर। आप अक्सर जगहों पे फंस जाते हैं बाइक पार्क करके और आपको जब निकालना होता है तो आप बड़ी मुश्किल से ना परेशानी से निकालते हैं। सो देयर इज़ R बटन ऑन द स्टीयरिंग, आप इसको दबाएंगे और जब एक्सीलरेटर देंगे तो बाइक रिवर्स में जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से पार्किंग में ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। राइट साइड ये कंट्रोल मैंने आपको बता दी है, दराजे लेफ्ट के भी बता दूँ। लेफ्ट साइड पर ये आपके पास इसके जो है हेडलाइट तेज़ करने का बटन है, इंडिकेटर हैं, हॉर्न जो है मज़े की बात है दोनों साइडों पे। सो फिर एन अर्ली अडेप्टर, जैसा मैंने कहा था कि इस बाइक के अंदर अर्ली अडेप्टर्स के लिए काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों साइड पे हॉर्न है, हैज़र्ड का बटन है, ब्रेक्स हैं, फ्रंट रेयर दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो इसके अंदर जो मोटर, बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर 2 ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मोटर जो इसको पावर कर रही है और एक इसकी बैटरी। इसकी बैटरी जो है वो 60 वाट्स की है और 23 एम्पेयर्स की है। इसके अंदर जो बैटरी है वो ग्रेफीन है और मोटर जो है वो 800 वाट की है। सो ये दोनों टुगेदर मिल के जो इसकी ड्राइविंग रेंज है उसको ड्राइव करते हैं, इसकी एक्सेलरेशन को ड्राइव करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको बताया कि इसके 3 मोड्स हैं। कंपनी का क्लेम ये है कि ये बाइक जो है तकरीबन एक चार्ज में 55 to 60 किलोमीटर वो क्लेम करते हैं। बट याद रहे ये क्लेम जो होता है ये एक बंदे की एक वेट के साथ होता है, मिनिमल वेट के साथ। अगर किसी भी ऑटो मैन्युफैक्चरर का आप क्लेम देख लें, बेशक वो गैसोलीन कार हो या इलेक्ट्रिक बाइक हो, तो इनका क्लेम जो है वो बेस्ट क्लेम होता है। मैंने इस बाइक को जो चला के देखा, अगर मैं इसको अकेले चलाऊँ तो ऑन अ फुल चार्ज जो मैक्सिमम स्पीड ये अटेन करती है वो 50 है। अभी मुझे इसके मीटर के ऊपर अगेन जितनी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं या तो इनका किलोमीटर छोटा है या इनका जो किलोमीटर की स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा बताती है। So it tells you the max speed on the speedometer is 50, which according to my calculation will be somewhere close to 42, 41। और अगर आप इसको मैक्स स्पीड पे चलाते हैं और एक बंदा चला रहा है तो ये मैक्सिमम जो है ना 50 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो जाती है। और अगर आपके साथ 2 बंदे हैं, पायलट राइडर भी मौजूद है, तो फिर ये रेंज कम हो जाती है। अब ये रेंज कई लोगों के लिहाज से कम है, कई लोगों को लगता है कि शायद ये स्पीड बहुत कम है, बट अगेन कीपिंग इन द माइंड द प्रोडक्ट डिज़ाइन फॉर जेन जी और जो बच्चे नए नए अडेप्टर्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। सो अगर मैं कल देख रहा था कि लाहौर में अगर आप कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और डिस्टेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड बैक शुड नॉट बी मोर देन 50 किलोमीटर्स, और अगर है भी
और आप यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं तो इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 5 से 7 घंटे वो क्लेम करें। 7 घंटे में कंप्लीट चार्ज होता है 0 to 100। और चार्जर जो है वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सो चार्जर जो है वो आप इसके साथ ही यहाँ पे इसके हुड में कैरी कर सकते हैं, जैसे कि ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। आप कहीं भी जा रहे हो उसको चार्ज पे लगा सकते हैं। तो इसके अलावा इस जो है ना इस ट्रंक के अंदर आप अपना हेलमेट रख सकते हैं, अपना बैग रख सकते हैं, काफ़ी सामान आ सकता है। तो 7 घंटे में उसमें चार्ज हो जाता है। दूसरी चीज़ आती है स्पीड के ऊपर। कई लोग कहते हैं जी बड़ी चूंटी की स्पीड है, बड़ी स्लो स्पीड है। सो मेरा नहीं ख्याल कि शहर के अंदर आप अगर बाइक चला रहे हों या मोटरसाइकिल चला रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, कहीं भी शहर के अंदर 60+ स्पीड जोन मौजूद है। सो अगर आपका 60 स्पीड जोन है और आपके पास ऐसी मशीन है जो कि 41, 42, 45 पे आपको लेके जा रही है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे सिग्नल्स वगैरह आते हैं वहाँ पे आपको मोटरसाइकिल लेन में आगे जगह मिल जाती है, तो आई थिंक कम्यूटिंग इनसाइड अ सिटी ऑन अ बाइक एनी डे इज़ बेटर। टाइम वाइज आपका कम्यूट टाइम कम हो जाता है, आपकी फटीग कम हो जाती है। और फिर अगेन हमने ये जेन ज़ी के बच्चों को अगर ये बाइक लेके देनी है तो मेरे ख्याल से ये बड़ा एक पॉजिटिव है कि सुपर स्पीड पे ये बाइक नहीं जाती। सो जेन ज़ी के जो मेरे दोस्त हैं मुझे पता है वो मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट एक दिया हुआ है मोबाइल का। अपने मोबाइल को आप यहाँ पे रख सकते हैं सेफली, और इसके साथ चार्जर यहाँ पे लगा के मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं वाइल यू कम्यूट। सो अब हम इसकी ड्राइव की तरफ चलते हैं। मैंने इस स्कूटर को तकरीबन 2 से 3 महीने रखा है और चलाया है। और अगेन जो स्पीड है, कई लोगों का ख्याल था कि जी बहुत कम है, मेरे ख्याल से ऑप्टिमल स्पीड है। शहर में इससे ज़्यादा स्पीड आपको नहीं चाहिए, आपकी सेफ्टी और कंफर्ट के लिहाज से दोनों चीज़ों में बेहतरीन है। सीट की कुशनिंग अच्छी है, आपका जो हैंडलिंग है वो बहुत मज़े की है। बाकी चलते हैं ड्राइव पर, आपको बताते हैं। सो चलते हैं ड्राइव के ऊपर। अब इसके यहाँ पे गियर आ रहा है फर्स्ट, यहाँ से आप एस का जो बटन है इसको दबाएंगे तो इसकी स्पीड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 3rd गियर पे कर लिया मैक्सिमम स्पीड वाले पे। ये आपकी बैटरी है, इसको अक्सर लोग समझते हैं कि डेड है, ये डेड नहीं है। जब ये डेड होगी तो ये डॉट गिरते 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 बिल्कुल रेड आएगा और फिर ऑरेंज लाइट आ जाती है जो कि बताती है कि आपका ख़त्म हो गया फ्यूल इसके इसमें यानी चार्जिंग। ये स्पीडोमीटर आ गया। यहाँ पे कंट्रोल मैंने आपको बताया था लाइट के हैं, हॉर्न दोनों साइड पे हैं। ये हैज़र्ड बटन आ गया। ये रिवर्स का बटन है, अगर दबा के रिवर्स करना है। मैं रिवर्स नहीं करना चाहता, आगे जाना चाहता हूँ। दोनों शीशों को सबसे पहले एडजस्ट कर लें, हेलमेट पहन लें। और ये स्टोरेज स्पेस मैंने आपको कहा था, यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन और मोबाइल रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आपने कोई हैंग करना हो तो वो भी हैंग कर सकते हैं। तो चलते हैं अब ड्राइव की तरफ। अच्छा, ड्राइविंग के यहाँ पे एक आपको ना इन्होंने मैट सा दिया है, मुझे वैसे बड़ा इरिटेट करता है, हिलता रहता है, लेकिन ठीक है। अब ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ड्राइव जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अर्ली स्टार्टर्स के लिए बेहतरीन इसलिए बिकॉज इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा नहीं, वरना इलेक्ट्रिक मशीन में ज़्यादातर होता ही है कि बहुत ज़्यादा एकदम एक्सेलरेशन मिलती है, जो कि अर्ली जो है ना यूज़र्स उनके लिए मेरे ख्याल से सही नहीं है। इस केस में बहुत ज़्यादा को तेज़ नहीं है। अगर आप इसको फुल रेस भी देना तो ये अपनी मर्ज़ी से ही ऊपर जाती है, क्योंकि ये जेन ज़ी जो है इसकी टॉप स्पीड की लिमिट है। और एज मैंने बताया था कंपनी क्लेम करती है 50, 51, वो भी डाउन हिल जाती है। अगर आप अप हिल जा रहे हैं या सीधे जा रहे हैं तो मैक्सिमम अगर आप अचीव कर सकते हैं मेरे मुताबिक वो 41, 42 की स्पीड होगी, जो कि ये सारी इलेक्ट्रिक बाइक जो शो करती हैं स्पीड वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब अगर हम बम्पीनेस की बात करें तो इसके शॉक्स जो हैं वो ठीक है। अभी हम ये सड़क पे जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी बाउंस मौजूद हैं, तो कोई आपको ख़ास ऐसा फील नहीं होता कि अनकम्फर्टेबल राइड है, बड़ी स्मूथ राइड है। और ओवरऑल डिज़ाइन जो मैंने आपको बताया था कि मैं इससे पहले वो जो चला रहा था, मेरा अपना जो बाइक है वो है C1 एयर। और C1 एयर और इसकी स्टाइलिंग में ये फ़र्क है, ये थोड़ा ज़रा यंगस्टर्स के लिहाज से ज़रा थोड़ा हिप स्टाइल का लगता है, वो थोड़ा मेरे स्टाइल बुजुर्गों का है। बट ओवरऑल जो है ना ये स्किलों को से बेहतर है। एक चीज़ जैसे मुझे अभी भी इतराज़ है, रात के टाइम जब चलाते हैं तो स्टीयरिंग के अंदर जो कंट्रोल्स हैं वो बिल्कुल विजिबल नहीं होते। देयर इज़ नो लाइट इन एनी बटन, जो कि एक लिमिटेशन है। वैसे तो मतलब इंसान की एक कहते हैं ना विश लिस्ट होती है, मोटरसाइकिल में किसी में भी, लोकल वाले में तो कभी भी नहीं आए। लेकिन मेरा ख्याल था कि जो टेक साइड पे ये बाइक्स आ रही हैं इनके अंदर ये थोड़ा बहुत इंटीग्रेट कर लेंगे, या आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर लाइट आ जाएगी। टी 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 टी। अच्छा जी, लंबा चले गए। तो बाकी अब इसकी राइड बहुत बेहतरीन है। एक्सेलरेशन जस्ट मतलब बहुत तेज़ नहीं है लेकिन नॉर्मल है। अब मैं इसको 3rd मोड पे जा रहा हूँ, खाली रोड है, और इसको फुल मैंने थ्रॉटल दिया हुआ है। देखते हैं क्या स्पीड ये अचीव करती है। अभी तक जो ये मीटर के ऊपर स्पीड शो कर रही है दैट इज़ 47। अब ये देखते हैं, ये स्ट्रेट रोड पे 47 पे ही जा रही है। मेरा ख्याल है हार्डली ये अपने स्पीडोमीटर पे 50 अचीव करेगी अगर मैं काफ़ी देर तक इसको इसी स्पीड पे रखूँगा। तो इस 47, 48 इसके दरमियान जो है ना ये चेंज हो रही है, जो कि एक्यूरेट स्पीड मेरे ख्याल से मैं फिर बताता चलूँ कि नहीं है। बाकी हॉर्न जो है वो दोनों तरफ होने का फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता
और अपना ध्यान जो है वो बाइक से हटाना नहीं पड़ता। इसकी जो मैं शुरू में आपको बात कह रहा था कि इसकी जो पिक है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और ओवर टॉप स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, तो नॉर्मल चलाने के लिए तो बेहतरीन है। अगर आपने बच्चों को देनी है बाइक और आपको सेफ्टी का ख्याल है तो मेरे ख्याल से तो बेहतरीन स्पीड है। लेकिन फॉर एडल्ट और समबडी लाइक मी जो ये बाइक चला रहा हो तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी स्लगिश है, खासतौर पर अगर आप किसी पुल पे चढ़ रहे हों, अपिल जा रहे हों, सड़क सीधी ना हो, ढलवान हो, तो फिर आपको ज़रा फील होता है कि इसकी पिक जो है थोड़ी स्लो है। बट वो थोड़ा सा टाइम है जिसमें आपको ये फील होता है। बाकी जनरली अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ऐसी जगह है सिटी में जहाँ पे आपको 60+ वैसे ही अलाउड है और 45-50 के करीब इसकी स्पीड होती है। तो अब मैं डाउन हिल गया हूँ तो ये 51 की स्पीड इसने अचीव की है। अब जब वहाँ पे ऊपर जाएंगे, अंडरपास से बाहर निकलेंगे तो स्पीड आपके सामने ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। अभी हम अपिल जा रहे हैं तो मैंने इसको फुल थ्रॉटल दिया हुआ, 46, 45, 44, 43, 44 पे 43 हो गया। तो ये अपिल जाते हुए थोड़ा आहिस्ता हो जाती है खुद ही, ऑब्वियसली बिकॉज उसकी पावर लिमिटेड है। एंड दोबारा जब आप स्टेबल उस पर आते हैं सीधी सड़क पे तो 47, 48 तक अचीव कर लेती है। एंड अगेन वी हैव एन अपहिल टास्क जिसके ऊपर हमें इसको फिर उस पर लेकर जाना है ब्रिज के ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप ब्रिज में जा रहे हैं और इस तरह की ट्रैफिक कम हो तो फिर आपको लगता है यार आप स्लो हैं बिकॉज खाली पड़ा होता है। लेकिन अगर जनरली ट्रैफिक वगैरह हो तो मुझे यहाँ पे कहीं ऐसा फील नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं। बट सेफ्टी वाइज मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने बच्चों को देना है और एक ऐसी स्पीड पे आप परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर माँ बाप जब बाइक देते हैं तो वो परेशान रहते हैं कि जिसको तेज़ चलाएँगे। तो एज द नेम सिग्निफाइज जेन ज़ी, तो जेन ज़ी के लिए मेरे ख्याल से ये आइडिया है। तो ब्रेक्स की अगर बात करें तो अगली जो है इसकी डिस्क ब्रेक है, पिछली ड्रम ब्रेक है, दोनों बहुत इफेक्टिव हैं। वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बहुत ज़्यादा क्विक बाइक नहीं है तो ब्रेक्स के ऊपर मेरा नहीं ख्याल को इतना ज़्यादा प्रेशर आता है। जनरली अगर बाइक बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ हो रही हो और फिर स्लो हो रही हो तो फिर आपको होता है कि यार ब्रेक पैड जो है बड़े ज़्यादा एक तो कंज्यूम नहीं होते हैं और दूसरा ब्रेक तो ज़्यादा इफेक्टिव होना पड़ेगा। इस केस में मेरा ख्याल है ब्रेक के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है ही नहीं, क्योंकि ये बाइक इतनी तेज़ है ही नहीं। और ये पीछे वाली ने जो किया था ये फिर ढीला हो गया। मीटर की बात करें तो अंधेरे में तो बहुत ज़्यादा विजिबल है इसके नंबर्स, लेकिन धूप में भी मेरा ख्याल है गुड इनफ विजिबिलिटी है। आपको गियर इंडिकेटर भी नज़र आ रहा है, आपको माइलेज भी नज़र आ रही है, आपको स्पीड नज़र आ रही है, एंड देन अगेन आपको जो बैटरी इंडिकेटर वो भी नज़र आ रहा है। तो आज बाई चांस मेरा ख्याल है जहाँ हम ये रिव्यू कर रहे हैं हमें बार बार जो ऐसी ट्रेन मिल रही है कि कभी हम डाउन हिल जाते हैं अंडरपास में, फिर एक ब्रिज आ जाता है, अब एक और ब्रिज आ गया है और ये ब्रिज जो हमारे सामने है ये कभी कभी अपहिल टास्क लगता ज़रूर है। लेकिन मेरे ख्याल से दोबारा यही बात रिपीट करूँगा कि जो स्पीड का इशू है ना कि बहुत ज़्यादा स्पीड वो नहीं है इसमें। बाकी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अब कौन कौन इसका यूज़र हो सकता है? एक तो मैंने आपको बता दिया जेन ज़ी, जितने भी बच्चे हैं जिनको पहली दफ़ा बाइक मिल रही है या पहली दफ़ा टू व्हीलर वो चला रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है। बिकॉज एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरा इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, कोई गियर नहीं है, तो आपको बड़े आराम से जो चलाने में कोई परेशानी नहीं होती। बिकॉज सबसे ज़्यादा परेशानी जो अर्ली अडैप्टर्स को होती है वो जो है ना बाइक के अंदर क्लच और गियर चेंज करने में होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों से हम गपशप मारते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं, तो वो परेशानी नहीं है, ऑटोमेटिक है। दूसरी परेशानी लोगों को, स्टूडेंट्स को फ्यूल की होती है। तो फ्यूल के केस में तो मैंने आपको बता दिया कि ये इलेक्ट्रिक है, कोई फ्यूल का खर्चा नहीं है। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को कंपेयर करेंगे फ्यूल से तो उसकी कैलकुलेशन भी मैंने की भी है। तो अगर आप 70 सीरीज़ की कोई भी बाइक चला रहे हो तो आपका जो फ्यूल अब तकरीबन 70 क्लेम करते हैं, 50 की एवरेज देती है बाइक, 50 की एवरेज दें तो तकरीबन आप समझ लें कि अगर वो 300 रुपये का 260 का अगर लीटर है ना और उसमें वो चलती है 50, सो 30 into 50 कर लें तकरीबन 3.5 रुपये का किलोमीटर कॉस्ट करता है वो, और उसके ऊपर मेंटेनेंस डाल देंगे तो 4 रुपये के करीब। इसके केस में अगर आप इसको चार्ज करते हैं फुल तो मैक्सिमम 1.5 या 1.25 यूनिट्स लगते हैं, विच कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में अगर ये 50 किलोमीटर चलती है तो मतलब ये है कि आपको तकरीबन 2 रुपये किलोमीटर ये कॉस्ट करेगी। 2 रुपये किलोमीटर इसका आपका जनरल कॉस्ट आ गई एनर्जी की। बट एक चीज़ जो लोग मिस कर जाते हैं, बिकॉज इसके बैटरी के भी साइकिल जो है ना वो फिक्स है, उसके बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो बैटरी की लाइफ अगर आप लगाएं 5000 साइकिल के लिहाज से तो तकरीबन आपको पर किलोमीटर में उसका 1 रुपया डाल लेता हूँ। तो अगर आप बैटरी का 1 रुपया डाल लें पर किलोमीटर तो 1 रुपया डालने के बाद आपकी जो कॉस्ट बढ़ जाएगी वो तकरीबन पहुँच जाएगी 2 और 1 3 रुपये पे। तो 3 रुपये वर्सेस 4 साढ़े 4 रुपये अभी भी ये आपको जो है ना फ्यूल बाइक से सस्ती पड़ेगी।
तो मैं ये बात कर रहा था कि किस किस के लिए बाइक है। ये बाइक स्टूडेंट्स के लिए तो इफेक्टिव है, बिकॉज इसकी स्पीड भी बिल्कुल ठीक है, घर वालों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, सेफ्टी है, ऑटोमेटिक है, और एनर्जी कॉस्ट जो है वो भी आम बाइक से कम है। दूसरा, आम हाउस होल्ड के यूज़र जो कि आपने डेली काम काज के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आपने घर से सामान लेने कहीं जाना है करीब जवार में, तो ठीक है। बट फॉर समबडी जिसका वर्क डे 50 किलोमीटर से ज़्यादा का है, जिसको ज़रा जल्दी भी हो सकती है काम पे जाने के लिए, आई थिंक दिस इज़ नॉट द मॉडल। ये मॉडल सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जिनको एक लिमिटेड जो है ना एरिया में इसको इस्तेमाल करना है। बाकी मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर, बिकॉज एक नई कैटेगरी है, वो ये होगी कि जो भी कंपनी आपको बाइक दे रही है वो आपको बैकअप सर्विस क्या देती है, वो आपको वारंटी क्या दे रही है, और उनका सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ मौजूद है। ईवी के केस में मैं ईवी का खुद भी यूज़र हूँ, तो इनका जो सर्विस सेंटर है वो बहुत रिस्पॉन्सिव है। अगर वारंटी टर्म की बात करें तो 1 साल की बैटरी की वारंटी है और 2 साल की मोटर की वारंटी है। बाकी टाइम विल टेल कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लोग इसको कैसे रिसीव करेंगे और इसका फीडबैक क्या आएगा। मेरे ख्याल से 1,70,000 रुपये में ये बाइक एक अच्छी एडिशन है मार्केट के अंदर। खासतौर पर पाकिस्तान में जब लोग हम एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस की बात होती है, तो उस मौके पे ऐसी बाइक जो कि अल्टरनेटिव एनर्जी पे चलती हो और 1,70,000 रुपये के बजट में भी अवेलेबल हो, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।